प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से भंडारण में तो समृद्ध है, लेकिन पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़ा हुआ किस चीज में है? पिछड़ा हुआ है, हम लोग उसका उत्पादन करने में पिछड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश खनिज की दृष्टि से बहुत समृद्ध राज्य है, लेकिन फिर भी उत्पादन में पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश पिछड़े पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। हालांकि अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश रिवाइव करना शुरू हुआ है, ऊपर आ रहा है, जिसके पीछे सरकार की नीतियों का योगदान हो सकता है, लोगों का भी योगदान रहता है। तो जो समस्या है वो क्या थी? समस्या है कि भंडारण में हम हैं, लेकिन पिछड़े किस चीज में? उत्पादन में हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो इस बात को समझ लेते हैं। पहले तो आप ये बात ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन का पहला पार्ट ये बोलता है कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा की भंडारण की दृष्टि से समृद्ध है, तो आपको पहले पॉइंट को रेटिफाई करना पड़ेगा। यानी जो पहला पॉइंट दिया गया है उसको आपको सच साबित करना पड़ेगा। पहले आपका आंसर का जो पहला पोर्शन होगा वो ये लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न खनिज पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज, कोयला, हीरा, लोहा आदि, ऐसा लिख सकते हैं। आपको उत्तर की शुरुआत ऐसे करनी है कि मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, हीरा, कोयला और मैग्नीज। मध्य प्रदेश के सिंगरौली, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी कोयले की खदान है, वहीं सुहागपुर, शहडोल भी कोयले के भारी भंडार वाले क्षेत्र हैं। मैग्नीज भी मध्य प्रदेश में भरवेली एक जगह है, वहां से काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भरवेली में मैग्नीज मिलता है, कि निक्षेप पाया गया, भंडारण पाया गया। परंतु भंडारण में समृद्ध होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश खनिजों के उत्पादन में पिछड़ा हुआ है, जिसके निम्नलिखित कारण है। अब प्रश्न का जो दूसरा पॉइंट है वो यहां से शुरू। पहले तो आपको ये बताना कि हाँ भाई, हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश भंडारण की दृष्टि से बिल्कुल आगे हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे लिखेंगे जिसमें आप बोल सकते हैं। तो जिसके निम्नलिखित कारण है, पिछड़ने के कारण को लिखना पड़ेगा। नंबर एक, पहली बात तो ये कि हमारे मध्य प्रदेश के पास में ऐसी कोई ज्यादा तकनीक नहीं है। तकनीक का अभाव, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो तकनीक का अभाव होने के कारण मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। सोना आपकी जमीन में है, लेकिन निकाल नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि मशीनरी नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसा लिखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में चूंकि तकनीकी का अभाव है, ऐसे में मध्य प्रदेश में खनिज संपदा के होते हुए भी हम लोग उनका दोहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। पहला कारण तो तकनीकी अभाव हो गया। दूसरा, इसी से जोड़ देना। इसी से कैसे जोड़ देना? देखिए, तकनीकी अभाव तो बोल दिया कि तकनीकी अभाव है, उसका आपने थोड़ा सा डिक्टेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों तकनीकी अभाव है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि तकनीकी अभाव का कारण क्या है? सरकार की इच्छा शक्ति में कमी। अगर गवर्नमेंट के अंदर विल पावर होगी ना, तो सरकार खुदाई करवा करके, सरकार टेक्नोलॉजी किसी देश से एमओयू साइन करके ले आ सकती है। सरकार की इच्छा शक्ति में कमी। ये तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं। देखिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि खनिज जो है, ये केंद्र सूची का विषय है, केंद्र के सब्जेक्ट में आता है। अगर आप खनिज आपके राज्य में आप खोदेंगे भी, खुदाई भी करेंगे, आप उसका माइनिंग भी करना शुरू करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैप्चर करेगा उसको। और खनिज संपदा का जो दोहन होता है वो केंद्र सरकार करती है। तो केंद्रीय नियंत्रण, ये लिख सकते हैं। केंद्रीय नियंत्रण, केंद्रीय नियंत्रण से मतलब ये है कि केंद्र सरकार ज्यादातर खनिजों का दोहन करती है। ऐसे में राज्य के अंदर खनिज भंडारण होते हुए भी राज्य को उसका जो प्रॉपर हिस्सा है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि खनिज संपदा पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। और कई सालों में ऐसा देखा भी गया है कि केंद्र सरकार खनिज के जो माइंस होती हैं, जो खदानें होते हैं, इनका ठेका प्राइवेट कंपनीज को दे देता है, जिससे भी राज्य को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता है। राज्य को कुछ हिस्सा मिलता है, टैक्सेशन में मिलता है।
आपको पता है ना कि केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ लगभग 42-43%, 43%, 42% के आसपास हमको शेयर देती है, जितना भी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। लगातार मांग कर रहे थे हम लोग कि हमें बहुत ज्यादा थोड़ा शेयर दिया जाए, हमें ज्यादा जरूरत है। लेकिन सभी राज्यों में यही कॉन्सेप्ट है कि केंद्र सरकार जो भी टैक्स कलेक्ट करेगी वो उसका आपका थोड़ा सा हिस्सा देगी, अगर भले ही वो उससे क्यों ना खनिजों से क्यों ना लिया गया हो। जो जो प्राइवेट कंपनियां होती है जो भी प्रॉफिट देती हैं उसका कुछ हिस्सा बांट दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर हिस्सा नहीं मिलता है। अगर खनिज संपदा पर मध्य प्रदेश का या किसी भी राज्य का पूरा अधिकार हो तो शायद उसको कुछ फायदा मिल जाए। तो और मध्य प्रदेश ही नहीं, हमसे ज्यादा तो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं। झारखंड में तो यूरेनियम की खान है जो उसको अमीर राज्य बना सकती है, लेकिन फिर भी झारखंड पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल है, केंद्र सरकार का यहाँ पर कंट्रोल है। तो केंद्रीय नियंत्रण के कारण ये हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है, राज्य व केंद्र में की के बीच समन्वय। कई बार क्या होता है, और हम तो ज्यादातर जो है इस बात से ये समस्या हमारे साथ बनी रही, जो लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो इस बात को जरूर जानते होंगे कि कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि केंद्र में बीजेपी होती है, हमारे यहाँ कांग्रेस होती है। जब केंद्र में कांग्रेस आ रही थी, हमारे यहाँ बीजेपी हो रही थी। तो क्या होता है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अलग अलग सरकारें हो, तो ऐसे समय में क्या हो सकता है कि दोनों के बीच में समन्वय की कमी आ जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य को ऊपर उठाने में कोई ज्यादा खासा योगदान देने में की कोशिश नहीं करता है। बिल्कुल, पर प्रसून ने आंसर लिखा है सर, करप्शन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल राइट, करप्शन भी लिख सकते हैं, इसमें माफिया लोग भी चलते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल, एक पॉइंट लिखा जा सकता है। भ्रष्टाचार के जितने पॉइंट आप लिख सकते हैं उसको एक्सप्लेन करना बस आना चाहिए, आप लिख सकते हो भ्रष्टाचार। तो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय की कमी, इसकी वजह से भी हम लोग पिछड़ जाते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण है। भ्रष्टाचार तो आपको हर एक चीज में लिखना है। अगर मैं आपको बोलूं कि भारत मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित समस्याओं को समझाइए, भ्रष्टाचार पॉइंट हमेशा चलता रहेगा। दो पॉइंट आपकी ज्यादातर जो सोशल क्वेश्चन है उस पर चलते रहेंगे, जो नॉर्मल चल रहे हैं। एक तो ये कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी, दूसरा ये कि भ्रष्टाचार, ये बड़ा समस्या है। और जो मैंने लिखा है, ये पॉइंट समझ रहे होंगे आप, राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय की कमी, ये बड़ा होता है। अभी अभी मोदी साहब और शिवराज सिंह चौहान साहब पैरेलल चल रहे हैं, तो कुछ हद तक हमने खनिज नीतियां बनाई है, तो धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं, हो सकता है। और तीसरा जो सॉरी छठा जो लास्ट एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। देखिए, मध्य प्रदेश को खनिजों का फायदा तब मिल सकता है जब मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री हो। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री तो है नहीं ज्यादा। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, और उसमें भी कोई खासा बहुत ऊपर नहीं है। हमसे हमसे ऊपर काफी राज्य बैठे हुए हैं कृषि में भी। तो हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी पिछड़े हुए, इंडस्ट्रीज बहुत कम है। अगर इंडस्ट्रीज होगी तो इन खनिजों का दोहन करने के लिए इंडस्ट्रीज खुद आगे रह के कदम उठाएगी, और मध्य प्रदेश राज्य को यहाँ पर इंडस्ट्री जब लगेगी तो इंडस्ट्री प्रॉफिट देगी। तो खनिजों का प्रॉपर फायदा हमें तब मिल पाएगा जब औद्योगिकरण होगा। औद्योगिक क्षेत्रों की कमी, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप पॉइंट। औद्योगिक क्षेत्रों की कमी, औद्योगिक क्षेत्रों की कमी। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है, ये तो क्वेश्चन सब समझ गए हम लोग। लास्ट वाला पॉइंट से मैं एक और क्वेश्चन बना सकता हूँ, मध्य प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, समझाइए। व्हाट इज द रीजन व्हाई मध्य प्रदेश इज अ बैकवर्ड स्टेट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अंडर डेवलप्ड स्टेट है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे बहुत कम है। मैं पूछता हूँ, मध्य प्रदेश में एक भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। अगर एक आध मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। गुजरात में 80 से ज्यादा, अब तो 100 पार कर गई होगी,
80 से ज्यादा वहां पर इंटरनेशनल कंपनियां वहां पर सेटल्ड है। जितने भी लोगों को बी करने के बाद प्राइवेट जॉब चाहिए होती है वो या तो गुजरात जाएगा या फिर उधर बेंगलोर या कर्नाटक इधर आसपास घूमता रहेगा। मध्य प्रदेश में उसको जॉब मिलने के आसार बहुत कम मिल जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश में उद्योगों की कमी है। उद्योग अगर बढ़ जाते हैं मध्य प्रदेश में तो ऐसे मध्य प्रदेश में खनिज संपदा का हम लोग ही उपयोग करना शुरू कर देंगे, उससे हमें फायदा होना शुरू हो जाए। 6 पॉइंट अगर आपने लिख लिए, इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो आपका आंसर ठीक होना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आंसर कितने पॉइंट का लिखना है। अगर आपको 50 पॉइंट का ही लिखना है तो फिर ये इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर दो, बाकी 2 पॉइंटों खाली खाली बुलेट पॉइंट लिख के छोड़ दो। सबको समझ में आए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, उसका आंसर लिख के लाना। नोट डाउन कर लो, ये सारे पॉइंट बहुत काम आएंगे। ये पॉइंट किताबों में नहीं मिलते हैं, ये आपके जनरल आपके पर्सनल विजडम से आते हैं। हम भी समझते हैं कि हाँ यही कारण रहे होंगे, बिल्कुल यही कारण है। अच्छा, अगर मान लो मध्य प्रदेश में बार बार सरकार गिरती उड़ती तो हम लोग बोलते हैं अस्थायी सरकार भी इसका कारण है। बिल्कुल ऐसा हो सकता था। फिलहाल तो हमारे मध्य प्रदेश में कई सालों से स्थायी सरकार चल रही है, तो ऐसा मुद्दा नहीं बनाया जा सकता कि यहाँ पर स्थायी सरकार नहीं है। तो अस्थायी सरकार तो नहीं लिख सकते। कुछ राज्यों में ये भी समस्या है। ठीक है। एक ये भी लिख सकते हैं, नहीं खनिज का दोहन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हर जो जो क्षेत्र खनिज, देखिए एक और पॉइंट बढ़ा सकते हैं, चाहे तो 6 के बाद 7वां पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट इसलिए ज्यादा लिखा रहा हूं क्योंकि आपको परीक्षा हाल में इतने याद नहीं रहेंगे। दो चार पांच भी याद है तो आंसर मिलना शुरू हो जाएगा आपको। 7वां पॉइंट हम लिख सकते हैं कि परिवहन की कमी है, यातायात की कमी है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है हमारे पास में। यातायात नहीं है। हर एक माइंस का, हर एक इंडस्ट्रीज का यही तो रोना रहता है कि हमारे पास दो चीज अवेलेबिलिटी हो। एक तो हमारे पास में वाटर अवेलेबिलिटी हो, नदी होना चाहिए आसपास। दूसरा वहां पर रेलवे लाइन गुजरती हो ताकि हम लोग इजीली उसका यहाँ से वहां तक ट्रांसपोर्ट कर सके। ट्रांसपोर्टेशन ही सबसे महंगा पड़ता है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कमी यही रह गई है। खनिज संपदा तो है लेकिन निकालने में हम लोग पीछे है, और खनिज संपदा तो है लेकिन यातायात हमारे पास नहीं, इस वजह से दिक्कत है। अब फिर आप सोचोगे सर फिर भी हम लोग हीरे में तो सबसे आगे। हीरे में सबसे इसलिए आगे क्योंकि हम लोग एक भी हीरा निकालेंगे ना तो भी हम लोग टॉप पे रहेंगे, क्योंकि इंडिया में कहीं हीरा निकलता ही नहीं है। गोलकुंडम निकलता, बहुत पहले निकलता था, अब तो शायद वहां भी खत्म हो गया है। लेकिन पन्ना में अगर एक एक दो दो हीरे भी मिल रहे तो भी हम लोग प्रोडक्शन में आगे हैं। मैं आपको बता दूं दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन जो देश करता है वो है रशिया। रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन करता है। लेकिन खास बात क्या है, रशिया को हीरा तराशना नहीं आता और हीरे को तराशने वाले भारत में मौजूद है। रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन करता है, जबकि सबसे ज्यादा हीरे को तराशने की जो इंडस्ट्रीज है वो भारत के गुजरात के सूरत में है। सूरत के हीरा व्यापारी इसीलिए फेमस नहीं है। विदेशों से जो हीरा आता है उसको तराश करके उसकी ओरिजिनल क्वालिटी को निखारते हैं लोग। तो सूरत में बड़ी इंडस्ट्री से बड़े बड़े जौहरी बैठे हुए हैं वहां पर जो एक काम करते हैं। तो तू कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज मिली होगी आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लिख ले नेक्स्ट क्लास के लिए तुरंत। पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। देखिए, अगर आप वाकई में एमपीपीएससी मेंस देना चाहते हैं ना तो आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछता है। और सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए पुराने पेपर लेकर के कि जो भूगोल वाला सेक्टर है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़ा है, कारण बताओ। खनिज से और औद्योगिक दृष्टि का संबंध बिल्कुल दोनों का बनता है, और यहाँ से दो क्वेश्चन और बन जाते हैं कि खनिज मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति बताइए। मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति के कुछ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें। तो मध्य प्रदेश की खनिज नीति भी आपको पढ़ना है, बुक में मिल जाएगी। नई खनिज नीति आ चुकी होगी जो आपको बुक में मिल जाएगी। और दूसरा है कि आप औद्योगिक नीति भी पढ़ सकते हैं लेकिन इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबने क्वेश्चन लिख लिया। मेंस देना है सर, बिल्कुल मेंस देना है तो आपको तैयारी इस तरह की करनी पड़ेगी। चलिए, ये क्वेश्चन लिख लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं दोबारा वहीं आ जाता हूँ जहां मैंने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था। मैं आपको लास्ट क्लास में बात कर रहा था भौगोलिक परिदृश्य की। जो लोग लेट आए उसको मैं बता दूं कि क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से बन सकते हैं।
हम लोगों ने भौगोलिक परिदृश्य पढ़ा ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये भी तो बना सकता है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को समझाइए। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, तो आप समझा दोगे। मान लो प्रश्न ऐसा पूछ लिया कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन को समझाइए, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? सोच करके कल इस पर विचार करेंगे। मैं क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, शायद सब लोग ऑनलाइन नहीं आ पा रहे, तो मैं इस पर चर्चा ही कर रहा था। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को समझाइए, किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन प्राकृतिक विभाजन को समझाइए, नहीं लिखा हुआ है। कैसे समझाओगे? थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, थोड़ा समझ लेना उसको घर जाकर के। प्राकृतिक विभाजन मतलब प्राकृतिक चीजें मध्य प्रदेश को किस तरह से विभाजित करती है, वो उसका प्राकृतिक विभाजन हो गया। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसकी भी बात कर लेंगे। ज्यादा एक साथ हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मध्य भारत का पठार हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे कि मध्य भारत का पठार जो है वो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, कितना बड़ा है, कितना नहीं है। ठीक है। और ये कोई नोट कर लिया होगा आपने कि मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र शिवपुरी है ना? अच्छा, इस बार का प्री अगर आपने देखा हो ना, तो यहाँ से जलवायु से क्वेश्चन जरूर आए हैं। एवरेज जलवायु से क्वेश्चन आए हैं, कितना गर्म कितना ठंडा कौन कहाँ है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। बिल्कुल हम लोग उस उत्तर पर भी जाएंगे। हो सकता है कि नए क्वेश्चन भी हमारे सामने आए। एक और चीज मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पर, जब हम लोग पढ़ रहे थे मालवा का पठार, मेरे ख्याल से मैंने आपको करवाया था लास्ट क्लास में। मालवा के पठार का, मालवा के पठार में हम लोगों ने पर्यटन नहीं लिखा था। मालवा के पठार का हम लोगों ने पर्यटन की दृष्टि से इसमें पॉइंट नोट डाउन नहीं किए थे मेरे ख्याल से। नहीं कर लिए थे। उज्जैन सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं आदि लिख सकते हैं इसको। और अगर क्वेश्चन बड़ा पूछ लिया तो इनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना, भीमबेटका की गुफाओं के बारे में एक्सप्लेन कर देना, है ना, सांची के बारे में एक्सप्लेन कर देना। अब ये मालवा का पठार का एक बड़ा ज्योग्राफी में इसके बारे में पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पर्वत है, ऐसा एक लंबा पर्वत है, और कोई नदी जो है वो बह रही है। कभी कभार इसके ऊपर भी नदियां बहती हैं, ऐसा। तो ये पर्वत हो चाहे कोई पठार हो, बड़ा एरिया हो, चाहे पर्वत हो चाहे पठार हो, वो क्या करता है, अगर दो नदियां, उसकी एक नदी इसके ऊपर एक नदी इसके नीचे आ गई, तो नदियों को कभी मिलने नहीं देगा। तो जब कोई भूखंड या उच्च भूमि, जब कोई भूखंड या उच्च भूमि मतलब या तो पठार होगा या पर्वत होगा, जब कोई भूखंड या उच्च भूमि दो जल मार्गों को या दो नदियों को मिलने से रोकता है या दो नदियों को अलग करता है, तो ऐसे भूखंड को या उच्च भूमि को या पर्वत को या पठार को हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइड, उसको बोलते हैं जल विभाजक। एक बार एक क्वेश्चन भी आ चुका था। मालवा का पठार जो आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, यहां से ये चंबल जो है ना, चंबल ऐसे निकलती है, और यहां से निकलती है आपकी नर्मदा। तो नर्मदा और चंबल कभी मिलती नहीं है, बिकॉज ऑफ मालवा प्लेटू। बीच में कौन आ गया? मालवा का पठार आ गया। मतलब मतलब ये हुआ कि मालवा का पठार चंबल और नर्मदा नदी के बीच में क्या कार्य कर रहा है? जल विभाजक का कार्य कर रहा है। ज्योग्राफी में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आ सकता है कि जल विभाजक क्या है, समझाइए उदाहरण सहित। तो आप लिख सकते हैं कि जब कोई मध्य उच्च भूमि या कोई पर्वत या कोई पठार दो नदियों को अलग करता है, तो ऐसी उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है, ऐसा लिखा जा सकता है। उदाहरण, मालवा का पठार नर्मदा और चंबल के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। सन 2016 के एमपीपीएससी के प्री के प्रश्न पत्र को देखोगे, तो वहां भी एमपीपीएससी के इस भूगोल वाले खंड से ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था कि किस पर्वत श्रेणी को सोन और यमुना का जल विभाजक कहा गया है? सोन और नर्मदा का। सोन नदी और नर्मदा नदी के बीच का जल विभाजक जो है भांडेर की श्रेणियां हैं। भांडेर पर्वत जो है ये विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, आगे मैं बताऊंगा उसको भी। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि जल विभाजक क्या होता है। जल विभाजक, एक बार फिर से डेफिनेशन बता दूं मैं, कि जल विभाजक उस मध्य उच्च भूमि या पर्वत या पठारी भाग को कहते हैं जो नदियों को अलग करता है।
नदियों को मिलने से रोकता है। तो जल विभाजक इस तरह का कुछ हो सकता है। क्लियर है मेरे ख्याल से। और यहां आंसर क्या लिखना है कि मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, मालवा का पठार जो है वो जल विभाजक है। किसके बीच में? चंबल और नर्मदा के बीच में। चंबल और नर्मदा के बीच में ये जल विभाजक का कार्य करता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मालवा के पठार को हमने समझ लिया था। मालवा की जलवायु के बारे में कहा जाता है कि मालवा की जलवायु जो है वो सम जलवायु है, जहाँ पर न तो ज्यादा ठंड पड़ती है और न ही ज्यादा गर्मी गिरती है। मध्य प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। और यह ऐसा कहा जा सकता है कि देखो, मध्य प्रदेश की किताबों में इतनी तरह की बातें लिख दी जलवायु के बारे में। मैंने जलवायु का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि जो क्षेत्र 0 से 30 डिग्री के बीच में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश उसी में आता है। जो क्षेत्र 0 से 30 डिग्री में वर्ल्ड में पड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो 30 से 60 में पड़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जो इन एरिया में जो देश आएंगे वहां की जलवायु होगी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। लेकिन हमारे भारत की जलवायु को एक विशेष नाम दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत की जलवायु जो है बिल्कुल केमुर और भांडेर दोनों ही है वो। उसमें एक ऑप्शन पूछा गया था शिवराज जी। तो क्या है कि मैं क्या चीज बता रहा था आपको, आपके कमेंट से मैं चीज भूल गया, कुछ बता रहा था मैं अच्छी सी चीज। चलिए, तो प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं। आगे से समझते हैं हम लोग। जलवायु के बारे में बता रहा था मैं कि 0 से 30 डिग्री के बीच की जलवायु को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, भारत में भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। लेकिन फिर भी भारत की जलवायु को एक अच्छा नाम दे दिया गया है, वो है मानसूनी प्रकार की जलवायु। क्योंकि भारत की जो वर्षा होती है भारत में वो मानसून के आगमन से होती है। तो भारत की जो जलवायु सुनिश्चित की जाती है वो मानसून पर डिपेंड करती है। आता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, मानसून के हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरह से, तो शायद आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये चीज। मैंने बोला था कि मालवा को गेहूं की डलिया बोलते हैं। शायद अंतिम क्लास में मैंने ये चीज भी बताई थी कि दुनिया में गेहूं की डलिया किसको बोलते हैं। दुनिया के में गेहूं की डलिया जो है वो बोलते हैं स्टेपी को। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में मिलेंगे आपको, यूक्रेन देश के आसपास। वहां पर गेहूं की बहुत ज्यादा मात्रा में उपज होती है। और क्यों, और वहां पर गेहूं की उपज क्यों होती है, क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं, लेकिन शायद यूपी या किसी एग्जाम में पूछा गया था कि यूक्रेन में जो गेहूं की खेती हो, उत्तम किस्म के गेहूं की खेती की जाती है, उसका मेन रीजन क्या है। उसका मेन जो कारण है वहां की पाए जाने वाली मिट्टी है। और वहां जो मिट्टी पाई जाती है, हाँ स्टेपी बिल्कुल, वहां की जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है चेरनोजम। चेरनोजम नाम की मिट्टी पाई जाती है वहां पर, जो गेहूं की फसल के लिए उत्तम होती है। भारत में गेहूं की फसल के लिए सबसे उत्तम जो मिट्टी है वो आपकी मिलेगी एलिवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी, जो कि गंगा के मैदानी भागों में मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रीवा पन्ना का पठार। नाम से जाहिर है कि रीवा पन्ना का पठार तो कौन से क्षेत्र में होगा, ये होगा आपका रीवा पन्ना वाले रीजन में। और खाली रीवा पन्ना ही नहीं आएगा, रीवा पन्ना सतना सागर ये सब क्षेत्र, और इवन दमोह भी आता है इसमें। ये सारे क्षेत्र इसमें आएंगे। तो रीवा पन्ना सागर वाला एरिया इसमें आता है, इसलिए इसको बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार। ज्यादातर भाग रीवा और पन्ना में फैला हुआ है। तो कुछ चीजें तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी। भाई रीवा पन्ना में है तो सीधी सी बात ये है कि इस क्षेत्र में जिस खनिज की सबसे ज्यादा जो होगी, जो भरमार होगी, वो है आपका डायमंड। हीरा सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा भी यहाँ पर चूना पत्थर बहुत मिलता है सतना में, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में भी चूना पत्थर मिलता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में संगमरमर कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश में संगमरमर एक ही जगह मिलता है, वो है आपका जबलपुर। जबलपुर में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है और संगमरमर बहुत काफी मात्रा में मिलता है। लेकिन फिर भी राजस्थान के चुनार में जो मिलता है, राजस्थान में जो संगमरमर मिलता है अलग अलग कलर का, अलग अलग वेराइटी का, उतना मध्य प्रदेश में तो नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश भी संगमरमर जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का लगभग 10.37% हिस्सा जो है वो कौन कवर करता है, रीवा पन्ना का पठार। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि
साइज के हिसाब से मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाजन को समझाइए, साइज के हिसाब से। तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, जो जो 28% है। समझ में आ गया? अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका परसेंटेज देखोगे तो सबसे पहले मालवा प्लेटू आएगा, उसके बाद आपका आएगा मध्य भारत का पठार, उसके बाद रीवा पन्ना का पठार, और आखिरी जो बचा हुआ हम लोगों ने पढ़ा था बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, जो काफी कम एरिया था, 7.70 था। देखिए जिले की बात करें तो मैंने बोला कि रीवा पन्ना तो आएगा ही, दिया हुआ है, सतना भी आएगा, दमोह भी आएगा और सागर भी आएगा। रीवा, पन्ना, दमोह, सतना और सागर, ये जिले रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से यहाँ पर हीरा जो मिलता है पन्ना में, और चूना पत्थर मिलता है यहाँ पर सतना में। और तीसरा जो मेन पॉइंट बनता है, नदियां, नदियों में टोन्स नदी है जिसको एक और नाम दिया गया है तमसा, तमसा नदी को भी नाम मिलता है टोन्स या तमसा नदी। और तमसा लिखना क्योंकि टोन्स एक और नदी है भारत में जो कि जमुना की सहायक नदी है, जो उत्तराखंड में मिलेगी। तो ऐसे में कंफ्यूजन रह जाता है कि टोन्स, तो टोन्स या तमसा नदी जो है, ये नदी आपकी मिलेगी आपको इस एरिया में। सतना से निकलती है ये नदी टोन्स या तमसा नदी, और सीधी जाके गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद के नजदीक। तो गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो ये टोन्स नदी है। इसके अलावा सोन नदी भी है जो गंगा में मिलती है। तो मध्य प्रदेश की दो नदियां सीधी गंगा में मिलती है, बाकी कोई नदियां मध्य प्रदेश की गंगा में नहीं मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बीहड़ नदी, नदी पर आपने एक वाटरफॉल का नाम सुना होगा, मैं बता दूंगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि किताबों में कुछ और दिया हुआ है और वास्तविकता कुछ और है, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। रीवा के पठार में जो वर्षा होती है, वर्षा काफी अच्छी होती है इस क्षेत्र में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है आपकी फसलें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन समस्या क्या है? क्वेश्चन सोचने लायक है। रीवा पन्ना के पठार में वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा काफी होती है, लेकिन मालवा के पठार में तो वर्षा कम होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होने के बाद भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्टिव देता है वो। जबकि रीवा पन्ना वाला जो रीजन है, ये कंपैरेटिवली कम प्रोडक्शन देता है फसलों में, खेती में। और यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, उसका रीजन क्या है? उसका एक कारण ये है कि वहां पर पाए जाने वाली मिट्टी, यहाँ की मिट्टी जो है लाल पीली काली मिट्टी जो पाई जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रहती है। काली मिट्टी मालवा के क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी साउथ मध्य प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है। ऐसे में वहां की प्रोडक्टिविटी और क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। तो ये एक कारण हो सकता है। हाँ जी, आप क्या लिख रहे हैं? कौन सी नदी गंगा में मिलती है सर? दो नदियां गंगा में मिलती है डायरेक्ट मध्य प्रदेश की। एक नदी वो जो सतना से निकलती है, उसका नाम है तमसा या टोन्स, जो सीधी जाकर के मिल जाती है इलाहाबाद के नजदीक जाकर के गंगा में। और दूसरी नदी है सोन नदी। सोन नदी जो अनपपुर अमरकंटक से निकलती है, वहीं से जहां से आपकी नर्मदा निकलती है, वहीं से ऊपर जाकर के मिल जाती है गंगा में। ये बिहार के पटना के निकट एक जगह है दानापुर। सोन नदी, बिल्कुल, दानापुर, दानापुर में जाके मिल जाती है। सोन नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। हम लोग नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले इसको देख लें। देखिए, बलुआ मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। बलुआ दोमट, बलुआ मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी तो चलो ठीक है, फिर भी चिकनी मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन बलुआ मिट्टी थोड़ी सी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। क्लाइमेट सब जगह मध्य प्रदेश में सब जगह एक जैसा क्लाइमेट है, खाली अगर मालवा के पठार को छोड़ दे। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का क्या कारण है, क्या क्या फीचर है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में ठंड में अधिक ठंड, गर्मी में अधिक गर्मी मिल पड़ती है, क्योंकि ये समुद्र से दूर होता है, महाद्वीप के अंदर है। हम लोग चारों तरफ से तो घिरे हुए हैं राज्यों से। ऐसे में मध्य प्रदेश की जलवायु को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है। फसलों की बात करें तो यहाँ पर गेहूं और ज्वार की फसलें होती हैं मुख्यतः। गेहूं और ज्वार की फसलें होती हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा बारिश होने के बाद भी ये मालवा को पीछे नहीं छोड़ता, क्योंकि ये बड़ा एरिया है, वो छोटा एरिया है, प्लस वहाँ की मिट्टी में अंतर है। और यहाँ का सबसे अच्छा जो पर्यटन प्लेस है, जानते होंगे आप, मेहर। मेहर वहां का सबसे पर्यटन स्थल है, जहां पर माँ शारदा का मंदिर बनाया गया था।
सितार वादक एक मेरे ख्याल से सितार वादक है वो, जो जिन्होंने बनवाया था, मुस्लिम व्यक्ति थे, नाम में फिर भूल गया उनका। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, अन्नपूर्णा माँ शारदा का मंदिर बनाया था। और वो जो मुस्लिम व्यक्ति हैं, उस्ताद खां साहब है वो, उनकी जो पुत्री है, उनका नाम भी उनने ऐसे ही रखा है, उनका नाम रखा है अन्नपूर्णा। तो इसीलिए लिखा है क्योंकि वो माँ शारदा में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, और उनका फेथ था, बिलीव था गॉड पर। तो ये बनाया गया था। तो मेहर, और मैंने आपको बताया था कि मेहर में जो है, अभी मेहर जो है सतना में है, ये मेहर सतना से अलग होने की मांग कर रहा है, नया जिला बनने की मांग कर रहा है। ठीक है। हाँ। अभी देखिए यहाँ पर मैंने बात की थी एक नदी की, मैंने बताया था बीहड़ नदी यहाँ पर है। बीहड़, ये बीहड़ नदी पर किताबों में जो मिलता है, पहले वो बता देता हूँ मैं आपको, फिर जो ओरिजिनलिटी जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। किताबों में मिलता है कि बीहड़ नदी जो रीवा में है, सब यही पढ़ते हैं, बीहड़ नदी जो रीवा में है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल बनाती है, दैट इज कॉल्ड चचाई वाटरफॉल। 130 मीटर, 130 मीटर ऊंचा है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन आप अगर सर्च करोगे, अगर आप देखोगे, तो वो सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है आपका बहुटी जलप्रपात, जो कि 142 मीटर ऊंचा है। कहीं जगह पर तो इसकी ऊंचाई और ज्यादा दे दी गई है, 198 मीटर भी दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग 142 मीटर भी पढ़ें, तो भी बहुटी जलप्रपात जो है वो किससे ऊंचा है? चचाई जलप्रपात से ऊंचा है। अब बहुटी जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना है? तो एक छोटी नदी है, हालांकि इतनी फेमस नहीं है वो, लेकिन चूंकि बना है तो पूछेंगे तो सही। उसका नाम है सेलर नदी। सेलर नदी पर बना हुआ है। ये सेलर नदी आगे जाकर के बीहड़ में मिल जाती है, उसी बीहड़ नदी में मिल जाती है जिस पर चचाई वाटरफॉल बना हुआ है, यहाँ पर सागर में, सॉरी रीवा में चचाई वाटरफॉल बना हुआ है, और उसी बीहड़ नदी में मिल जाती है। और वही नदी सेलर क्या बनाती है? बहुटी जलप्रपात बनाती है। ज्यादा चौड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं, इस वजह से फेमस नहीं है। और अगर प्रश्न पूछ ली जाए कि सबसे बड़ा है, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो भेड़ा घाट में जो जलप्रपात है वो सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, शिवराज जी बहुत धन्यवाद आपका। अलाउद्दीन खां साहब थे जिन्होंने बनवाया था सतना में। देखिए, सेलर नदी जाकर के बिहार में मिलती है, बिहार आगे जाकर के चंबल में मिल जाती है। तो ये सेलर नदी पर बनाया गया है। अगर सेलर आपके आंसर में नहीं होगा तो बिहड़ और देगा, बिहड़ देगा तो भी राइट आंसर है। रीवा में ही है दोनों, लेकिन अंतर कितना है उनके बीच में? कुछ मीटर का अंतर है। कहीं पर मिलता है कि 142 मीटर ऊंचा है वो, लेकिन कहीं पर मिलता है कि 198 मीटर ऊंचा है। दोनों ही दृष्टि से वो चचाई जलप्रपात से ऊंचा है, क्योंकि चचाई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है। तो किताब में जो दिया हुआ है सबसे ऊंची वाटरफॉल, वो दिया है बीहड़ नदी पर। तो अब ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मान लो ऑप्शन में आपको सेलर नदी ही नहीं दिया है, या ऑप्शन में चचाई के साथ साथ जो बहुटी जलप्रपात भी दे दिया, तो आपका आंसर क्या होगा? बहुटी जलप्रपात ही होना चाहिए, बहुटी होना चाहिए। वैसे ही जैसे भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, अकॉर्डिंग टू बुक्स, जो बुक में पुराना डेटा लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है जोग, यह इसका एक और नाम है, गेर सप्पा। जोग गेर सप्पा। जोग गेर सप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो आपको शारावती नदी में मिलेगा। जोग भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो आपको शारावती नदी में मिलता है, और ये पड़ती है आपकी कर्नाटक में। इस बात को भी समझना। लेकिन एक्चुअल में इससे भी ऊंचा जलप्रपात मिलते हैं हमें। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखिए ऊंचा है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। किताब ने लिख दिया, ल्यूसेंट ने लिख दिया हो, कुछ किताब लिख देती हैं, लेकिन नया बदलाव भी किया गया। अगर आप पुरानी किताब पढ़ रहे हो तो इसको बदल लीजिएगा, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है, लेकिन जिस नदी में है उसका नाम है वराही नदी। कर्नाटक में ही है।
कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है, ये शरावती नदी पर बना हुआ है गोरसप्पा। लेकिन अब ऑप्शन पर ही आपका डिपेंड करता है आंसर सही क्या होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं से आप वैसे परिचित होंगे। कई बार ये ऑप्शन ऐसे डाल देता है जो आपको कंफ्यूज कर देता है, बाद में डिलीट करना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100% क्वेश्चन उसने सही किए हो, डिलीट करने की गुंजाइश ना हो। हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन में खामियां छोड़ देते हैं। पता नहीं कौन किस मूड में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो भी हो, हमें उससे बच के रहना है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बहुटी जलप्रपात है जो कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? सेलर नदी पर बनाया हुआ। ध्यान रखना बस इस बात को, बाकी कोई कुछ इसमें नहीं है। नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पठार पठार पठार, पर्वत का नाम भी सुना। घाटियां क्या होती हैं? नर्मदा सोन घाटी है, तो ये घाटी क्या है? इसमें नाम दिया गया है नदियों का। सीधी सी बात है कि नदी से संबंधित है। घाटी क्या होती है? तो जो जिस घाटी की ये बात की जाती है, नर्मदा सोन घाटी की, ये घाटी है भ्रंश घाटी। जिस बात की बात करते हैं, जिस घाटी की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी क्या है? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि भ्रंश घाटी क्या है। देखिए, भ्रंश घाटी तब बनती है जब भ्रंश पर्वत बनता है। भ्रंश पर्वत जब बनता है तो उसके आसपास भ्रंश घाटियां बनना शुरू हो जाती हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि हम लोग नर्मदा और ये घाटी को आराम से समझ पाए। थोड़ा सा जगह मिल जाए। ठीक है, समझते हैं भ्रंश घाटी क्या है। भ्रंश पर्वत क्या होता है? भ्रंश पर्वत क्या होता है? होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर आंतरिक बदलाव होते रहते हैं। कभी पृथ्वी ऊपर उठ जाती है, कभी नीचे धंस जाती है, कुछ क्षेत्र। तो ये ऊपर उठना, नीचे धंसना, अंदर होने वाले जो फोर्स, जो बल काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस, अंतरजात बल। इन अंतरजात बल, उसमें दो तरह के होते हैं, उमज्जन अंतरजात बल, निमज्जन अंतरजात बल। और ज्योग्राफी के फिजिकल पार्ट में आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये अंतरजात बल जो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन की वजह से होते हैं, भूगर्भिक परिवर्तन की वजह से होते हैं। उससे क्या होता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये कोई क्षेत्र है ना, मतलब मैदानी क्षेत्र है। मैंने कल की क्लास में जो लोग नहीं थे उनको बता दूं मैं। कल की क्लास में मैंने डिफाइन किया था कि मैदान क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है। क्लियर हो गया होगा? तो क्या होता है कि मान लो पृथ्वी के अंदर हलचल हुई, वो जो जिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंडोजेनेटिक फोर्स हुआ। तो क्या हुआ कि मान लो ये वाला बीच वाला हिस्सा अचानक से उठ गया। इसको मैं यहां से काट देता हूँ। बीच वाला हिस्सा अचानक से ऊपर उठ जाता है। बीच वाला हिस्सा अगर ऊपर उठ जाता है तो ये इस तरह से होगा। ऐसा कुछ। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये तो ऊपर उठ गया तो बन गया पर्वत। इसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत। जब अचानक से नीचे से कुछ फोर्स लगता है तो ऊपर उठ जाता है, इसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत। जब भ्रंश पर्वत बनता है तो उस पर्वत के दोनों किनारों पर घाटियां बन जाती है। ऐसे ऐसे घाटियां बन जाती है। तो वो जो घाटियां बनती है और जब बारिश होती है तो इन घाटियों में पानी आना शुरू हो जाता है। और पानी आना शुरू हो जाता है तो नदियां बहना शुरू कर देती है। एक तो ऐसे बनती है भ्रंश घाटी। दूसरा कारण भ्रंश घाटी बनने का एक और है। एक और ऐसे भी बन जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि एक क्षेत्र है, इसमें आंतरिक परिवर्तन हुआ। और क्या हुआ? ये वाला हिस्सा भी ऊपर उठ गया, ये वाला हिस्सा भी ऊपर उठ गया। अब इससे क्या होगा? ये बीच वाला हिस्सा तो नीचे रह गया। या ये दोनों हिस्से नहीं उठते, मान लो इन दोनों हिस्सों को ऐसे रख दो, ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये नीचे धस जाता है। पहले मैं ऊपर उठा रहा था, अब नीचे धस रहा है। तो इसके फलस्वरूप होगा क्या? फलस्वरूप ये होगा कि मान लो ये क्षेत्र है और ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे धस गया। अगर ये वाला हिस्सा नीचे धस जाता है
तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये भी पर्वत बन गया भ्रंश पर्वत, ये भी भ्रंश पर्वत बन गया, और ये क्या बन गई, घाटी। इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश का मतलब होता है हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में, दरार। दरार पड़ जाती है, और उसी दरारी भाग में जब बारिश होती है तो उस बारिश के कारण क्या होता है, नदियां बन जाती हैं। और इसी घाटी को हम लोग बोलते हैं भ्रंश घाटी। और भारत में एकमात्र एग्जाम्पल ऐसा है भ्रंश पर्वत का, उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत भ्रंश घाटी का, भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। तो सतपुड़ा पर्वत जब ऊपर उठा, भ्रंश बना, तो उसके दोनों साइड में क्या बन जाएगी, भ्रंश घाटियां बन जाएगी। और यही आप लोगों को देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है मैप में, जब ये पर्वत है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, ये है। तो इसके ऊपर जो है ये सोन नदी जो है, सॉरी सोन नदी नहीं, ये तो ऊपर जो है वो नर्मदा नदी बह रही होती है, ये भ्रंश घाटी में बह रही होती है। एक और नीचे नदी बह रही होती है, इसमें मेंशन नहीं है, कि यहाँ से ताप्ती नदी बहती है, ये ऊपर जो बह रही है आपकी नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां इसके बीच में बह रही होती है। थोड़ा सा इधर जाओगे तो एक नदी इधर भी जा रही होती है, ये इसको बोलते हैं हम लोग सोन नदी, ये सोन नदी घाटी होगी पूरी। इस पूरी घाटी को बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी, दोनों एक ही जगह से निकलती है। सोन भले ही यहाँ ना हो, लेकिन नाम उसका नर्मदा सोन घाटी रखा गया है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते बच्चे की, सर नर्मदा सोन घाटी इधर है, सोन उधर जा रही है, इसका नाम क्यों दिया गया। ओरिजिन एक जैसा था, इस वजह से इसको नर्मदा सोन घाटी बनाया गया। तो ये ऊपर की घाटी बनी है, ये भ्रंश घाटी प्रॉपर बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया नर्मदा सोन घाटी। आपको समझ में आ गया हो कि भ्रंश पर्वत कैसे बनता है, भ्रंश घाटी कैसे बनती है। आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे, कुछ समस्या हो रही है क्या, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्वेश्चन, अब ठीक है बढ़ते हैं आगे, देखेंगे फिर समस्या। समझ में आ गया आपको ये कि भ्रंश पर्वत कैसे बनता है, तो भ्रंश घाटी कैसे बनती है। तो अब समझ लेते हैं नर्मदा सोन घाटी की विशेषताएं। सबसे पहले क्षेत्रफल इसका, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल जो है, देखिए हमको बस ध्यान क्या रखना है, कितना परसेंट है, ये नहीं देखना कितना वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि वो मुश्किल होगा। 27.89%, 27.89% मालवा के पठार से जस्ट थोड़ा सा छोटा है ये। मालवा का पठार 28% भाग में फैला हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश के सबसे दूसरे सबसे क्षेत्र में जो भौगोलिक दृष्टि से जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह है नर्मदा सोन घाटी। जिले की बात करें तो कौन कौन से जिला आएंगे, ऑब्वियसली बात है जहां जहां नर्मदा नदी बह बह के जाएगी वो सारे जिले इसमें आएंगे। बहुत सारे जिले आते हैं इसमें, जैसे जबलपुर, मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, देवास, सीहोर, रायसेन। अगर जरूरी नहीं कि आप सब लिखें, कुछ ही लिख दोगे तो काम चल जाएगा। 16-16 जिले आ जाते हैं। नर्मदा जिन जिन जिलों से मिलती है उन जिलों की जो संख्या है वो भी 16 है। 16 जिलों से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच करती हैं, निकल जाती है, उसका प्रभावित करती हैं। तो ये जिले जो हैं जहां से वो नर्मदा सोन घाटी निकलती है। ज्यादा जिले इसलिए हैं क्योंकि ये चौड़ी कम लंबी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, लंबी ज्यादा है तो जिलों को जरा काटेगी, टच करेगी। ठीक है। बाकी जलवायु जो है यहाँ की मानसूनी प्रकार की जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि महाद्वीपीय जलवायु है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मध्य प्रदेश की पूरी जलवायु इस तरह की है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इस देखिए मानसूनी प्रकार की जलवायु का एक फायदा है, एक फायदा ये है कि गर्मी यहाँ पर ज्यादा पड़ेगी और ठंड यहाँ पर साधारण रहेगी। यानी नदी वाले क्षेत्र के पास वाले क्षेत्र में ज्यादा ठंड नहीं गिरती है, नॉर्मल रहती है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि जो लोग समुद्र के पास रहते हैं वो तो ठंड में मर जाते होंगे, ऐसा नहीं है। समुद्री क्षेत्र के पास वाले जितने भी इलाके हैं वहाँ की जो जलवायु होती है वो मॉडरेट होती है, सम जलवायु टाइप की होती है।
ना तो ज्यादा गर्मी गिर सकती है ना ज्यादा ठंड गिरती है। तो वो लोग अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है वहां पर। सबसे अच्छी जलवायु जो आपको मिलेगी जो आप जाओगे अगर बैंगलोर तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर साधारण ठंड गिरती है और गर्मी जो है वो अधिक गिरती है। गर्मी अधिक गिरने का कारण मध्य प्रदेश में कहीं पर भी ये नहीं गर्मी ज्यादा नहीं गिरती है। खाली अगर मालवा वाला क्षेत्र को छोड़ दें और मालवा वाले क्षेत्र को छोड़ दे और आपका होशंगाबाद वाला कुछ रीजन जो पचमढ़ी वाला क्षेत्र है उसको छोड़ दे, तो पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह पर जो है आपको काफी गर्मी देखने को मिलेगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मध्य प्रदेश कर्क रेखा पर स्थित है। और कर्क रेखा पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर गर्मी ज्यादा गिरती है। ठीक है। रेन की बात करें तो यहाँ की औसत वर्षा ही 125 सेंटीमीटर है। यानी सबसे ज्यादा वर्षा अगर किसी क्षेत्र में होगी औसतन वर्षा पूरे एरिया में तो नर्मदा सोन घाटी में होती है। वैसे क्वेश्चन तो पूछा कि एक क्षेत्र की बात करो तो खाली पचमढ़ी में होती है सबसे ज्यादा 199 सेंटीमीटर। लेकिन फिर भी एवरेज ऑन एन एवरेज किसी बड़े क्षेत्र की बात करेंगे तो 125 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो आपको मिलेगी नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में। ठीक है। मिट्टी यहाँ पर मिलती है, काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि ये मालवा की प्लेटों के नीचे है। ये भी दक्कन स्ट्रेप का ही हिस्सा है, दक्कन ट्रेप के अंतर्गत आता है। इस वजह से यहाँ पर बेसाल्ट से बनी हुई काली मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है गहरी काली मिट्टी। और यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। गेहूं बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, मूंगफली, कपास, चावल, सबसे ज्यादा वैरायटी की फसलें बोई जाती है इस क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की प्रॉपर व्यवस्था है। एमपी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है सर? एमपी का सर सबसे गर्म स्थान अगर आप पूछ रहे हैं तो विदिशा के अंदर एक जगह आता है, गंज बासोदा। गंज बासोदा जो है वो सबसे गर्म स्थान माना जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है। अ, देखिए, क्रॉप की बात कर ली हम लोगों ने। नर्मदा सोन घाटी के अंदर नर्मदा नदियां कौन कौन सी आती है? नर्मदा, सोन, दूधी, दवा, ये नदी आती है। तवा नदी आती है, ये सब नदी इसी में आती है। और मैं बता रहा था कि यहाँ पर अच्छी फसल होने का एक रीजन ये है कि यहाँ पर नहर सिस्टम है। यहाँ पर नर्मदा नदी का पानी काफी ज्यादा मिलता है इरिगेशन के लिए। इरिगेशन की फैसिलिटी होने की वजह से यहाँ पर अच्छा फसल होता है, ये बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ की वनस्पति जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। सागौन और तेंदु पत्ता यहाँ पर मिलता है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है घास और छलाई वाला। वो तो हम लोग अलग से खाली वन पढ़ेंगे, अगर फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। खनिज की दृष्टि से मैंने बोला था आपको जबलपुर का भेड़ा घाट फेमस ही उस वजह से है। यहाँ पर व्हाइट मार्बल मिलता है, सफेद संगमरमर मिलता है जो कि काफी प्रीशियस एक खनिज होता है, मिनरल होता है। बाकी कोयला, डोलामाइट का पत्थर मिलता है। नरसिंहपुर से अगरिया एक जगह है, अगर गांव, वहां पर मिलता है आपको टंगस्टन, चीनी मिट्टी, सुरमा, ये सब चीजें यहाँ पर मिलती हैं। तो इसको देखा जाए तो नर्मदा सोन घाटी भी खनिज की दृष्टि से काफी रिच प्लेस है। लेकिन बशर्त ये है कि हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा ही था कि क्यों पिछड़ा हुआ, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। उद्योग की दृष्टि से, लेकिन उद्योग देखिए मैंने बोला उद्योग वैसे भी बहुत कम है हमारे पास। जो उद्योग धंधे तो है लेकिन वो वाले है जो छोटी मोटी चीज बनाते हैं, कोई भारी भरकम चीज तो हम लोग बनाते ही नहीं है। ले दे के कुछ उद्योग, पांच छह उद्योग सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाल दिए हैं जहां पर भी कोई खासी चीज नहीं बनती है। हाँ, अगर आप वाकई में कंपैरिजन करते हो उद्योगों की बात करें हम लोग मध्य प्रदेश में, तो प्रथमपुर को थोड़ा माना जा सकता है कि चलो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और मोटर व्हीकल वहां पर काफी सारी चीजें बनती हैं। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा नहीं जो और राज्यों के में है। वो राज्य हमसे ज्यादा आगे है। 64 योगिनी मंदिर का जिक्र मैंने उससे पहले भी किया था, ये ग्वालियर में भी आपको मिलता है वहां पर। और ये 64 योगिनी मंदिर जबलपुर के भेड़ाघाट में प्रसिद्ध है ये। ठीक है। खंडवा के लिए ओमकारेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट है। हनुमंतिया, ये खंडवा में हनुमंतिया जो है ये भी एक जगह फेमस है। और महेश्वर एक जगह है जो महेश्वर का किला है, बड़ा फेमस है। रानी अहिल्या बाई का एक जगह था ये। तो इसके बारे में, ये पर्यटन क्षेत्रों के बारे में हम लोग अलग से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पर भी क्वेश्चन बनाया जाए। ठीक है। बावन गजा, ये बड़वानी में है। जैन समाज के जो व्यक्ति है उनके लिए काफी एक स्पिरिचुअल जगह है, उनके लिए धार्मिक जगह है ये।
तो यहाँ पर भी काफी सारी टूरिज्म मिलेगी आपको। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो आपको ये पॉइंट जरूर डालना है, बुलेट पॉइंट्स याद रखिएगा। नर्मदा सोन घाटी की विशेषता बताइए। तो नर्मदा सोन घाटी की विशेषता बताओगे तो सबसे पहले लिखना कि नर्मदा सोन घाटी भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में फैली हुई दूसरी सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल 27.86%। अगर इस तरह से लिखोगे तो क्वेश्चन आपका ठीक ठीक होना शुरू होगा। उसकी निम्नलिखित विशेषता है। नंबर एक, क्षेत्र, झीलों के नाम लिख दिए। जलवायु लिख दी, मानसूनी प्रकार की जलवायु। फसलें लिख दिया, खनिज लिख दिया, पर्यटन लिख दिया। ये सब लिखोगे तो विशेषता ही तो है। विशेषता का मतलब होता है जो वहां पर मिलता है। ठीक है। जबलपुर में कौन सी खदान है? जबलपुर में कौन सी खदान है, किस चीज की खदान की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मलाज खंड, हाँ बिल्कुल। जबलपुर में मलाज खंड खदान है ना। कोयले की खदान है मलाज खंड, तो काफी फेमस है। अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, याद रखने के लिए आप मैप बनाएं और मैप में चीजें ड्रॉ कर करके देखेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मध्य भारत का पठार पढ़ रहे हैं, मध्य भारत का पठार पढ़ोगे तो आपको इसे कैसे पॉइंट पॉइंट बना के लिख लोगे। औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन सा है, मालनपुर, बानमोर, शिवपुरी में जो है वो लिख सकते हैं ये। पर्यटन क्षेत्र लिख सकते हैं ग्वालियर का दुर्ग, मोती महल, गुजरी महल, शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क, दो चार चीजें। इससे क्या होगा, इस तरह से बनाओगे तो ज्यादा बेटर तरीके से याद होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से ही बनाओगे तो आपका थोड़ा सा, ये तो लिखने अवस्थिति तो बहुत याद ही नहीं कर पाओगे, मुश्किल है। ये कर लोगे आप। फसलें लिख सकते हो, मिट्टी लिख सकते हो, पर्यटन लिख सकते हो। जिले लिखना ही है क्योंकि तो जरूरी है, लोकेशन नहीं बताओगे तो काम नहीं चलेगा। अगर 3 से 4 पॉइंट भी अगर लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत भारी भरकम बड़ा तो नहीं आएगा, आएगा भी तो भी आंसर लिख दोगे इतना तो पता है, क्योंकि हमारे पास बुलेट पॉइंट बहुत ज्यादा है ना। उस तरीके से लिखना। और कम नंबर में आया, 50 से 60 शब्दों में आया, तो भी आसानी से इसको लिखा जा सकता है। तो ये भी तरीका है इसको याद करने का। आप चाहे तो इस तरह से काम देखिए, ये जो चीजें चल रही है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ध्यान रहेगा। थोड़ा सा समय दे रहा हूँ मैं आपका, मोबाइल में आप जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी, नोट्स बनाने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़े। हम्म, बुंदेलखंड का पठार, इसको भी उसी तरीके से पढ़ा जा सकता है जिस तरीके से हम लोग अब मध्य भारत को पढ़ रहे हैं। तो ये भी आपको नोट्स बनाने में काफी सहायता देगा, क्योंकि इसमें हर चीज पॉइंट पॉइंट लिखी हुई है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। और वैसा का वैसे ही अपने कॉपी में बना लीजिएगा ताकि आपको इसमें फायदा बहुत मिलने वाला है। ठीक है, ले लिया। मैसेज भी करते जाए कि लिया कि नहीं लिया, भूल तो नहीं गए। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट, रीवा पन्ना का पठार, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा, बस आपको मैप बनाकर घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैप से पढ़ोगे तो ज्यादा आसानी से याद होगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका मालवा का पठार। एक पेज में सब कुछ आ जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको करें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मालवा के पठार में खनिज नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। इसलिए खनिज नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाए, क्योंकि खनिज की कम उपलब्धता है। मेन फसल गेहूं है और सोयाबीन है। काली मिट्टी ज़्यादा मिलती है। मांडू, भोपाल, उज्जैन, सांची, ये साइसन, ये सब जगह बहुत अच्छी अच्छी पर्यटन प्लेस में। और नदियाँ भी यहाँ पर है, चंबल, शिप्रा और मंडीदीप, मेघनगर, पीथमपुर, पीलूखेड़ी, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जगह है। ठीक है। आ, पिछला नहीं लिया है, अरे कौन सा वाला नहीं लिया है? रीवा पन्ना का पठार ले लिया। जल्दी लीजिए, समय हमारे पास इतना नहीं है। बुंदेलखंड का पठार ले लिया। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी क्लास, उस समय भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ये आपका मध्य भारत का पठार, ये भी ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए मध्य भारत, शायद ये रह गया होगा आपका।
अब क्लियर है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 4 सेकंड का टाइम लगता है ऐसी स्क्रीनशॉट लेने में। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रेणियां। मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियां समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। फिर से हम लोग ज्योग्राफी का थोड़ा सा पार्ट टच करेंगे। वैसे तो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों की बात की जाए तो उसमें दो ही लंबी लंबी पर्वत श्रेणियां हैं। नंबर एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। हर बार इन पर्वत श्रेणियों से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाता है। सतपुड़ा पर्वत की विशेषता बताइए, विंध्याचल पर्वत की विशेषता बताइए। देखिए, किसी भी पर्वत की विशेषता बताने हो तो पॉइंट बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। विशेषता बताने तो पॉइंट बिल्कुल एक जैसे होंगे। पहली बात तो है कि ये बता सकते हैं कि ये पर्वत किस प्रकार का है। लोकेशन बता सकते हैं कि पर्वत कहाँ से कहाँ फैला हुआ, कितना लंबा है, ये उसके आंसर में लिखा जा सकता है। एक पॉइंट ये कर सकते हैं कि इस पर्वत के आसपास जो है कोई पर्यटन, इस पर्वत पे कोई पर्यटन क्षेत्र है तो वो लिख सकते हैं। जैसे सतपुड़ा पे आप पचमढ़ी का बिल्कुल जिक्र कर सकते हैं, हिल स्टेशन है। अगर इन पर्वत, ज्यादातर पर्वतों में जनजातियां पाई जाती है, अगर इन पर्वतों में कोई जनजातियां पाई जाती है तो जनजातियों के नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा इन पर्वतीय क्षेत्र में अगर कोई नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क का नाम लिख सकते हैं, जैसे सतपुड़ा नेशनल पार्क सतपुड़ा पर्वत है। समझ में आ गया? ये पॉइंट अगर आप डाल दोगे तो फायदा बहुत ज्यादा पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि पर्वत की विशेषता में क्या क्या यही आ जाएगा। विशेषता ये है कि उन चीज पर्वत से हमें फायदा क्या हो रहा है। अगर किसी पर्वत से नदी निकल रही है, जैसे अमरकंटक से नर्मदा और सोन, जोहिला नदी निकलती है, तो नदियों का उद्गम स्रोत भी हो गया, तो ये भी एक पर्वत की विशेषता हो गई। तो इनके लिए आपको बुक पढ़ने की जरूरत कहाँ है। ये बस सोचने से आंसर बन रहे हैं, तो कुछ चीजें सोचने से बन जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ ये हो सकता है, अपने आप राइट हो जाएगा। ये मत सोचना कि बुक में लिखा है तो वही सही है, हम नहीं सोच सकते। अपनी सोच को थोड़ा परिपक्व बनाइए, तो आपके आंसर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मेंस आंसर राइटिंग में ज्यादा ये मायने नहीं रखता है कि आपने पढ़ के कितना है, मायने रखता है कि क्वेश्चन को आपने कितने हद तक समझा है। जितना अच्छा आप क्वेश्चन को समझेंगे। शिवराज जी बोल रहे सर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो 15 दिन में ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सर नहीं होगा कंप्लीट 15 दिन में, काफी बड़ा वेटेज है, मध्य प्रदेश का काफी बड़ा कोर्स है सर, इतनी जल्दी नहीं होगा। चलिए, इसको समझने से पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या चीज समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, आपकी बिल्कुल कमेंट को ध्यान रखा जाएगा और धीरे धीरे ही पढ़ाया जाएगा, कोई समस्या नहीं। जो भी समस्या है आप बिल्कुल बताते रहिए, मैं भी आपकी समस्याओं को समझूंगा। क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ा अंतर होता है। आपको वही फील दिलाना ऑनलाइन वाला ऑफलाइन के अंतर्गत बड़ा एक बड़ा टास्क हो जाता है। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर पाए। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पर्वतों के प्रकार कितने हैं। आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। अगर अगर आप लोग इस बात से एग्री कर जाते हैं कि हम लोग नोट्स भी बना रहे हैं तो मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा दूंगा। पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के प्रकार, देखिए पर्वतों के प्रकार कैसे दिए गए हैं। प्रकार इसलिए दे दिए गए हैं क्योंकि पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग है। अलग अलग तरीके से पर्वत बन जाते हैं, इस वजह से पर्वतों के प्रकार दिए गए हैं। पर्वतों का पहला प्रकार आता है वलित पर्वत। पर्वतों का पहला प्रकार जो आता है वो क्या आता है? वलित पर्वत होता है। अब ये वलित पर्वत कैसे बनता है? वलित पर्वत बनता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, आप नोट्स बना रहे हैं। अपने नोट्स में जितना अच्छा आपको समझ में आता है उतना किसी भी नोट्स में समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान ध्यान रखिए। और मेंस में जितना हो सके खुद ही लिख के बनाओ। बढ़िया है। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ पर्वतों के प्रकार की। तो पर्वतों का जो पहला प्रकार है, पर्वतों का जो पहला प्रकार है वो है वलित पर्वत। देखिए वलित पर्वत कैसे बनते हैं। वलित पर्वत जब बनते हैं जब दो प्लेटें, दो प्लेट आपस में टकराएं। दो प्लेट आपस में टकराएं। दो प्लेट मतलब क्या होती हैं?
प्लेट एक 100 किलोमीटर मोटा भूपर्पटी का परत होता है। भूमि का एक बड़ा टुकड़ा होता है प्लेट। एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है। टकराने से क्या होगा? मान लो ये प्लेट है। अब देखिए प्लेट भी दो तरह की होती है। महासागरीय प्लेट जो महासागर के नीचे वाली भूमि है। भाई महासागर के नीचे भी तो भूमि तो होगी, ऐसा तो नहीं कि कुछ है ही नहीं। महासागर के नीचे की जो भूमि होती है उसको हम लोग बोलते हैं महासागरीय प्लेट। और महाद्वीपों की जो प्लेट होती है उसको बोलते हैं महाद्वीपीय प्लेट। तो मान लो एक प्लेट हो गई महासागरीय प्लेट। ठीक है। और एक प्लेट होगी आपकी महाद्वीपीय प्लेट। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी तो होगा क्या रिजल्ट में? एक प्लेट अंदर धसेगी, एक प्लेट ऊपर खिंचेगी। एक प्लेट अंदर जाएगी, एक प्लेट ऊपर जाएगी। कौन सी अंदर जाएगी, कौन सी ऊपर जाएगी, ये डिपेंड करता है कि किस प्लेट का घनत्व ज्यादा है। महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा है जबकि इसका घनत्व कम है कंपैरेटिवली महाद्वीप महासागरीय प्लेट से। तो क्या होगा? ये महासागरीय द्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के अंदर घुस जाएगी और यहां पर बन जाता है पर्वत। इसको बोलते हैं वलित पर्वत। और खाली ऐसे ही नहीं बनता वलित पर्वत। जब एक प्लेट कोई से भी हो सकती है, महासागरीय हो या महाद्वीप प्लेट हो, दूसरी प्लेट से टकराएगी और टकराने के बाद अंदर चली जाएगी और दूसरी ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने की वजह से उसमें क्या पड़ जाते हैं? फोल्ड पड़ जाते हैं। वैसे ही जैसे अगर आपके घर में ठंड के दिनों में पैराशूट ऑयल तो सबने देखा ही है। पैराशूट ऑयल हो या घी हो जो काफी जमा हुआ है, उस पर चम्मच आप ऐसे रगड़ोगे ना, तो ऐसे रगड़ोगे चम्मच अंदर जैसे घुसेगी तो धीरे धीरे ऐसे 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 फोल्ड होते होते वो तो पैराशूट ऑयल जो निकलता जाएगा। ये जो फोल्ड पड़ जाते हैं, ये जो वलन पड़ जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वलन वलित पर्वत। तो वलन की वजह से वलित पर्वत कहा गया है। हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। लेकिन हिमालय पे महासागरीय प्लेट नहीं टकराती है। हिमालय में दोनों की दोनों प्लेटें जो हैं वो कौन सी वाली टकराती हैं? वो दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं। इसका मतलब ये है कि वलित पर्वत का निर्माण महाद्वीपीय महाद्वीपीय पर्वत के प्लेटों के टकराने से भी हो सकता है। और वलित पर्वत का निर्माण महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के टकराने से भी हो सकता है। बिल्कुल हल्की ऊपर जाएगी। जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे जाएगी, डेफिनेटली यस होता ही है। जो हार्ड होगा, जो कड़क चीज होगी नीचे चली जाएगी, जो हल्की होगी ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पर सोचना है कि महाद्वीपी महाद्वीपी टकराएगी तो भी ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा? महाद्वीपों का घनत्व तो सेम हो सकता है। ऐसा नहीं है। यह भारत जिस भूमि का हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड है। और चाइना जिस भूमि का हिस्सा है वो अंगारा लैंड है, लॉरेशिया है। लॉरेशिया भूमि का घनत्व गोंडवाना भूमि के घनत्व से कम होता है, इसलिए गोंडवाना भूमि जो है वो अंदर धस जाती है और लोरेशिया भूमि ऊपर उठ जाती है। लोरेशिया भूमि हल्की है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। मध्य प्रदेश में कई जलप्रपात भी है। आप कहीं पर भी जाओगे मध्य प्रदेश में, आपको लैंडस्लाइड की घटना नहीं मिलेगी, न सतपुड़ा वाले रीजन में न विंध्याचल वाले रीजन में। ये गोंडवाना की चट्टाने हैं, कड़क और हार्ड चट्टाने हैं। जबकि हिमालय वाला जो हिमालय जो है ना, पूरा लोरेशिया की भूमि पर बना हुआ है। पूरा हिमालय लोरेशिया है। इसलिए हिमालय पर आपको लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिलती है। दैट इज द रीजन वाई landslides occurs in the Himalayan region, but the remaining India जो साउथ इंडियन सदर्न पार्ट है उसमें कोई लैंडस्लाइड आपको नहीं मिलता है, भूस्खलन नहीं मिलता आपको। यही रीजन है। तो आपको समझ में आ गया कि वलित पर्वत किस तरह से बनता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराए। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये प्लेट क्या है, तो ये प्लेट का जो सिद्धांत आया था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से आया था, जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बाद आया था। तो प्लेट समझिएगा, बड़े बड़े मोटे से 100 किलोमीटर मोटी परत होती है एक भूपर्पटी की। दोनों टकराएगी तो एक ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। ऑब्वियसली बात है, पर्वत बनेंगे। लेकिन हिमालय किस तरह का पर्वत है, हिमालय के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हिमालय किस तरह का पर्वत है?
तो हिमालय भी वलित पर्वत तो है, लेकिन उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा नवीन वलित पर्वत है, क्योंकि हिमालय सबसे नया पर्वत है। हिमालय से पहले दुनिया के ज्यादातर वलित पर्वत बन चुके थे, हिमालय बाद में बना। और हिमालय इसलिए भी नवीन पर्वत कहा जाता है क्योंकि यह आज भी हिमालय की ऊंचाई में परिवर्तन होता रहता है। इस वजह भी से भी इसको नवीन वलित पर्वत कहा जा सकता है। समझ में आया कुछ बात? इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं बार बार भूख एंडीज माउंटेन एंड रॉकी माउंटेन भी ऐसे ही है, बिल्कुल। एंडीज माउंटेन और रॉकी माउंटेन भी ऐसे बने हैं, लेकिन वो थोड़े से अंतर इसलिए उनमें है सर, क्योंकि एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत दोनों में जो प्लेटें टकरा रही, एक महासागरीय एक महाद्वीपीय प्लेट है। जब महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट टकराती है, तो वहां पर यह है कि वो महाद्वीपीय प्लेट में जो घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए नीचे चली जाती है, वो ऊपर आ जाती है, तो स्टेबिलिटी आने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में उन क्षेत्रों में भूकंप कम आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था, यूपीएससी का क्वेश्चन है सर ये। यूपीएससी का क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या कारण है कि हिमालय क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी नहीं आते, भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं? कि रीजन आपके सामने है। चूंकि जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, वो महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर के कारण से हुआ है। और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में घनत्व में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ऐसे में दोनों प्लेटें एक दूसरे पर भार डालती हैं, इसी कारण से वहां पर भूकंप आता है। दूसरा रीजन ये है कि भाई चाइना में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास भी ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर पॉपुलेशन भार कैसे हो गया? आपको पता है, धरती पर सबसे ज्यादा भार अगर किसी चीज का है, तो ये पॉपुलेशन का है। और क्या चीज बढ़ रही है यहाँ पर? पानी यही था, उड़ के जाता है वापस गिर जाता है। पर्वत सदैव से यही थे, बनेंगे भी तो धरती के पॉइंट, धरती तो यही थी। हर एक चीज यही की है। अगर आप कोई मल्टी बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, लोहा निकालोगे तो धरती के अंदर से निकालोगे, मिट्टी कहाँ से लाओगे, ईंटें कहाँ से बनाओगे, सीमेंट कहाँ से बनाओगे, सब मिट्टी से, सब खनिज से बनता है। ऑलरेडी हमारे धरती में सब कुछ मिलता है। जो यहाँ नहीं है, अलग से आ रहा है, बाहर से भार बढ़ रहा है, वो क्या है? वो हम है। इसलिए जनसंख्या को भार का दर्जा दिया गया है। पेड़ तो वैसे हम लोग काट रहे हैं लगाने के बजाय। हम लोग बोल सकते हैं कि पेड़ों को लगा रहे तो पेड़ों से वजन बढ़ सकता है। जी। एंडीज और दोनों में महाद्वीपी और महासागरीय प्लेट टकराती, बिल्कुल। जबकि भारत के केस में, हिमालय के केस में, महाद्वीपीय प्लेट से टकराती, दोनों महाद्वीपीय प्लेट है। और दोनों महाद्वीपीय होने की वजह से दोनों के बीच में घनत्व का अंतर कम होने की वजह से अनस्टेबिलिटी में है। और कुछ 100 सालों में इसकी इसकी कुछ 1 या 2 मीटर की ऊंचाई में अंतर है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं पर्वतों के प्रकार में, पहला प्रकार वलित पर्वत, एग्जाम्पल में हिमालय जो नवीन वलित पर्वत है। रॉकी पर्वत लिख सकते हैं, उदाहरण लिख लीजिए इसके, वलित पर्वत के। रॉकी माउंटेन काफी पुराना है। आल्पस पर्वत काफी पुराना है। हिमालय ये नया पर्वत है। एंड ये सब उदाहरण किसके हैं? वलित पर्वत के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा पर्वत का प्रकार, बात कर लेते हैं। दूसरा प्रकार है भ्रंश पर्वत। इसको एक और चीज बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, हिंदी में भी ब्लॉक पर्वत आ जाता है कई बार। एक नाम दो नाम, एक नाम और है भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत इसी को बोलते हैं। एक नाम और मिल जाता है, लेकिन वो इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में उसका इंपॉर्टेंस नहीं। हास्ट माउंटेन भी बोलते हैं उसको। बाद में बात करना है उसके। भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत और भ्रंशोत पर्वत। भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत और भ्रंशोत पर्वत, ये तीन नाम इसी के हैं, भ्रंशोत पर्वत।
भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक। ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है कि जब पृथ्वी के अंदर होने वाली आंतरिक अंतर्जात बल के कारण, आंतरिक अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा, ये जो कहलाता है, ये भ्रंश पर्वत कहलाता है। मैंने अभी तो बताया था नर्मदा घाटी में, नर्मदा सोन घाटी में कि भ्रंश पर्वत कैसे बनता है। अचानक से अपलिपमेंट हो जाता, अचानक से ऊपर उठ जाता है, बाकी हिस्सा नीचे है, एक हिस्सा ऊपर उठ गया, वैसे हिस्से को हम लोग क्या बोल देते हैं? भ्रंश पर्वत। और भ्रंश पर्वत के उदाहरण आपको दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। नंबर एक उदाहरण मिलेगा आपको सतपुड़ा, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा आपको मिलेगा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। एक पर्वत और है, चाहे तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तीसरा जो है वो है आपका वॉसजेस, वॉसजेस पर्वत, फ्रांस में। वॉसजेस पर्वत फ्रांस में। समझ में आया कुछ बात? भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत जो है, इसे को बोलते हैं जब पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक संरचना में परिवर्तन आता है या अंतर्जात बल के कारण यदि पृथ्वी का कोई हिस्सा अचानक से ऊपर उठ जाए, तो उस उठे हुए भाग को भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। जिसके उदाहरण है सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजस पर्वत। इस घटना में इस घटना में उस पर्वत के आसपास नदी घाटियां बन जाती है, जिसे हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं। जैसे सतपुड़ा के आसपास जो रिफ्ट वैली है उसको हम लोग बोलते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियां। जबकि अगर ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो वहां पर आपको एक रिफ्ट वैली मिलेगी, उसको बोलेंगे राइन रिवर वैली। राइन रिवर वैली, राइन नदी घाटी। ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं शिवराज जी? हिमालय में अभी ऐसा ही होता है, बिल्कुल हिमालय में यही तो हो रहा है। भूकंप आ रहे हैं लगातार, वो अनस्टेबिलिटी में। ये समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी लिख दिया। एक और पर्वत का प्रकार देख लेते हैं, वो है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ये आपका भूपर्पटी है, क्रस्ट है, क्रस्ट। ये मेंटल लावा होता है, मेंटल में। मेंटल का मैग्मा जब भूपर्पटी को तोड़कर बाहर निकल जाए, तो उसको ऐसे बना देते हैं। तो ऐसे बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। गुम्बदनुमा बन जाता है ज्वालामुखी पर्वत। और ज्वालामुखी प्रक्रिया, अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? ज्वालामुखी प्रक्रिया के उद्गार की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। उदाहरण, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत एकांकागुआ। एकांकागुआ पर्वत है दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। एकांकागुआ ज्वालामुखी पर्वत है, जो आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। कोटोपेक्सी पर्वत है, जो आपको मिलेगा इक्वाडोर में। इक्वाडोर में। जापान में है। भारत में पर्वत तो नहीं है, ज्वालामुखी जरूर मिलता है आपको, पर्वत नहीं है वो। बेरन है भारत में, चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वो छोटा ही है वो, बेरन। अंडमान निकोबार, कुछ उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग। तीन तरह के पर्वत के प्रकार मैंने बता दिए। नेक्स्ट, आखिरी।
आखिरी बात कर लेते हैं। चौथा। अवशिष्ट पर्वत। देखिए, अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ पर्वत। अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो बच जाते हैं, बचे हुए चीज को अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अवशिष्ट पर्वत वह पर्वत बन जाता है, जैसे मान लो कोई पर्वत बहुत पुराना है, वेरी ओल्ड माउंटेन, काफी पुराना है, करोड़ों साल से खड़ा हुआ है, लेकिन अगर इस पर्वत का हवा चल रही है, लगातार सालों से हवा भी चल रही है, और बादल होते हैं, वर्षा भी होती है, यानी पानी, हवा और पानी इसको धीरे धीरे काटना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद इसकी ऊंचाई में परिवर्तन आ जाता है। जो पहले इसकी ऊंचाई इतनी हुआ करती थी, अब इसकी ऊंचाई में परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि क्या हो गया यहाँ पर? अपर्दन। अपर्दन की क्रियाओं के फलस्वरूप यदि किसी पुराने प्राचीन पर्वत की ऊंचाई में परिवर्तन, कमी आना शुरू हो जाती है, तो बचे हुए पर्वत को बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट पर्वत। बचे हुए पर्वत को हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। और भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण, दुनिया में बहुत कम ऐसे पर्वत है, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत इत्तेफाक से भारत में है, और भारत के राजस्थान में फैला हुआ है, दैट इज अरावली पर्वत। एक किताब में ये भी दे दिया गया था कि विंध्याचल भी उसी प्रकार का है। विंध्याचल पर्वत भी जो है वो भी इसी प्रकार का है। तो विंध्याचल पर्वत भी उसी प्रकार का कहीं पर दिया हुआ है। विंध्याचल के बारे में तो ये भी बोलते हैं कि वो भ्रंश प्रकार का पर्वत भी है। तो दोनों में एग्जाम्पल में आता है, लेकिन जो सबसे अच्छा, एक बेटर एग्जाम्पल अगर है, तो अरावली पर्वत हो सकता है अवशेष पर्वत के लिए। तो ये चार तरह के पर्वत मैंने बताए थे, और हम लोग पढ़ने वाले हैं दो हमारे पास जो पर्वत है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बारे में। सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियां हैं, इसमें से एक भ्रंश पर्वत श्रेणी है, और दूसरी जो है अवशिष्ट और भ्रंश दोनों प्रकार की पर्वत श्रेणी विंध्याचल। सतपुड़ा तो भ्रंश है। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन क्या दिया था आज का, क्वेश्चन पर फिर से चर्चा कर लेते हैं।